Hello students, welcome back to BBVN online classes and we were discussing about the chapter 1, that is some basic concept of chemistry, and in this chapter we have already discussed about the matter and its classification. Today we are going to discuss some more important concept of chemistry that we will use in the further studies in chemistry. ठीक है, it means we will discuss today the atomic mass, molecular mass, empirical formula, formula unit, mole concept, molarity, molality, ठीक है, एंड परसेंटेज कंपोजिशन. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से सीखनी है क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो ये हमें सारे जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर यूज़ में लेने हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक मास से. तो एटॉमिक मास क्या होता है, आप सभी इसी से फेमिलियर हो. एटॉमिक मास जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है आपको, एक एटम का मास. ठीक है, और एक एटम का मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास को, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रल, कि किसी एटम में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन हैं. ठीक है, और इसकी यूनिट होती है म्यू, या और हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, AMU. ठीक है, अब जो एटॉमिक मास होता है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं बात करती हूँ नियोन की. ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक मास पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से जो प्रोटॉन है वो किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं. तो जो मैंने आपको 10th तक बोला है कि 1 से लेके 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद रखने हैं, तो अब हम 11th-12th में 1 से लेके 30 तक तो हमें बोलते हैं ना कि अच्छे से याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर, कि इस एटॉमिक नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है. क्योंकि एटॉमिक नंबर जैसे कि नियोन का 10 है, इट मीन्स इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 10. और 1 से लेके 20 तक 2 या 3 एटम्स को छोड़कर मोस्टली सभी में ही न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होते हैं. तो इसमें प्रोटॉन 10 हो गए और न्यूट्रॉन भी ऑलमोस्ट कितने होते हैं, 10 ही होते हैं. तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, नियोन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं MNE. ठीक है, तो कितने हो जाएगा, 10 + 10 20 म्यू. लाइकवाइज इफ वी विल कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है. तो इसमें 8 प्रोटॉन होंगे और 8 ही न्यूट्रॉन होंगे. तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16 म्यू. ठीक है, अगर हम इसी तरीके से हाइड्रोजन की बात करते हैं तो मैंने आपको बोला है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम. जिसमें से जो प्रोटियम है वो नेचर में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो उसका प्रोटियम में क्योंकि न्यूट्रॉन नहीं होता है तो मोस्टली हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हम प्रोटियम की ही बात करते हैं और उसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं. इसलिए इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 1 म्यू. ओके, म्यू क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली 1 एटम ऑफ. ठीक है, एक एटम की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, एक एटम की, और बहुत छोटा होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड की. ठीक है, तो एक एटम है, बहुत छोटा होता है, तो मास भी बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इसको ग्राम किलोग्राम में नहीं लेते हैं. और यहाँ पर हम एक अनादर यूनिट यूज़ में लेते हैं जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की. मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, अब देखिए जैसे एटॉमिक मास एक एटम का होता है, वैसे मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है. किसका मास होता है, 1 मॉलिक्यूल का मास होगा. अब मॉलिक्यूल आपको पता है ये कैसे मिलकर बने होते हैं, एटम्स से मिलकर बने हुए होते हैं. जैसे कि हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं H2O की. सबसे जनरल एग्जांपल मैं ले लेती हूँ वाटर. वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होते हैं, है ना. तो अब आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, यानी आप H2O का मास निकालोगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और 1 हाइड्रोजन एटम का कितना होता है, 1. तो 2 हाइड्रोजन एटम के कितने हो जाएंगे, 2 × 1. 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 × 1 हो गया. प्लस कर देंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, और 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16. तो टोटल कितना हो गया, 18 म्यू. तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकल के आ गया H2O का. ठीक है, लाइकवाइज इफ वी
कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ CO2। CO2 का मोलिकुलर मास अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कार्बन 6 नंबर पर आता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो गया 44 म्यू। तो इस तरीके से हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, अगर हमें उनका एटॉमिक मास पता है। और एटॉमिक मास हम कैसे पता लगाएंगे, अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर यानी कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमें पता है। मोस्टली क्या करते हैं जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो जो हायर एटॉमिक नंबर वाले जो एटम्स होते हैं उनके मोलिकुलर मास और मोलर मास हमें ऑलरेडी जो क्वेश्चन होता है उसमें गिवन होता है, तो हमें बस कैलकुलेट करना आना चाहिए, क्योंकि जो सिंपलर वे में कैलकुलेट किए जा सकते हैं उनका हमें कभी भी मोलिकुलर मास या मोलर मास कभी भी हमें नहीं दिया जाएगा, है ना। मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास के बाद में हम बात करते हैं मोलर मास की। किसकी बात करते हैं, मोलर मास की। अब यहाँ पर देखिए, दिखने में तो लग रहा है कि मोलर मास है ना, तो वहाँ मोलर में से आपको एक वर्ड निकल के आ रहा होगा जो आप अपनी 9th क्लास में पढ़ चुके हो, मोल। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, मोलिकुलर मास एक मॉलिक्यूल का मास होता है, जबकि मोलर मास किसका होगा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। मोलर मास क्या है, इट इज द मास, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो टोटल मास होता है वो कितना होता है, वो क्या बोला जाता है, मोलर मास बोला जाता है। अब बात आती है कि मोल क्या है। यहाँ पे एक वर्ड आया है 1 मोल क्या है, तो आवोगाद्रो नंबर होता है। आपने ये सारी बातें 9th क्लास में पढ़ी है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको जनरल वे में ही बता रही हूँ। तो 1 मोल क्या है, जो स्टार्टिंग में क्या किया गया कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल में, ठीक है, 1 मोल में 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स द total number of particles equal to 6.023 into 10 to the power 23, ठीक है, and that is called as Avogadro's number, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आवोगाद्रोस नंबर बोलते हैं। तो 1 मोल क्या है, 1 मोल इज द टोटल मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अगर किसी सब्सटेंस में इतने पार्टिकल्स हैं तो उनके टोटल मास, इतने पार्टिकल्स का टोटल मास जो होगा वो मोलर मास बोला जाता है, और वही 1 मोल होता है, वही क्या होता है 1 मोल बोला जाता है, ठीक है। आवोगाद्रोस नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह सबसे पहले हमें किसने बताया था, आवोगाद्रो ने बताया था, जो कि एक साइंटिस्ट है, तो उन्हीं के नाम से ही इसको आवोगाद्रोस नंबर बोला जाता है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं और अच्छे तरीके से कि अगर मैंने एक एटम का नियोन का अगर मास लिया तो वो 20 म्यू आएगा, है ना, एक एटम का। लेकिन अगर वी टेक द 6.23 एटम्स ऑफ नियोन, है ना, ऑफ नियोन, देन इसका टोटल जो मास होगा दैट इज नोन एज मोलर मास। इसे हम अब एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ नियोन, और इट विल बी इक्वल टू 20 ग्राम। ये किसके इक्वल होता है, 20 ग्राम के इक्वल होता है। ये एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया गया है, इसीलिए ये नंबर जो है फिक्स नंबर होता है, चेंज नहीं होता है, और इसीलिए इसको आवोगाद्रोस कांस्टेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट, ठीक है, आवोगाद्रोस कांस्टेंट, क्योंकि ये जो नंबर है वो किसी भी सब्सटेंस के लिए नहीं बदलता है। उसके 1 मोल में कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, चाहे आप एटम ले लीजिए, चाहे आप मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, चाहे आप कंपाउंड ले लीजिए, चाहे आप आयंस ले लीजिए, उसके 1 मोल में हमेशा पार्टिकल्स जो होंगे इसके इक्वल ही होंगे,
ओके और 1 मोल का जो मास होता है उसे ही हम मोलर मास बोलते हैं। अगर हम ऑक्सीजन एटम्स का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं दैट इट बिकम्स 16 ग्राम। अब देखिए ग्राम क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि अब हम एक एटम या मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इतने एटम्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? इतने एटम्स की बात कर रहे हैं। अब ये तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 10 की पावर में 23, तो इतने एटम्स को जब हम वे करेंगे तो उनका मास ग्राम में तो आना ही है ना। और बस हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, जो उनके एटॉमिक मास होते हैं ना वहाँ से म्यू हटाना है हमें और ग्राम पुट करना है अगर हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। म्यू हटा के क्या पुट करना है? ग्राम पुट करना है। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा अब आप समझ ही गए होंगे। हाइड्रोजन के 1 मोल का मास ऑफ या मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और 1 मोल का मतलब ही मोलर मास होता है। तो अब ये कितना हो गया? 1 ग्राम। एटम्स की बात कर रहे हैं हम, और सेम ऐसे ही किस में आ जाएगी? मॉलिक्यूल्स में। अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, अब ये मोलर मास कैलकुलेट किया है हमने, अगर हम मॉलिक्यूल्स की करें तो देखिए 1 मोल H2O का इतना मास होता है, लेकिन अगर हम 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के मास की बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? बस म्यू हटा के ग्राम कर दीजिए, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर। सेम ऐसे ही CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा? आप समझ ही गए होंगे। अब मोलर मास कितना हो जाएगा? 44 ग्राम, ठीक है। एंड इट इज़ इक्वल टू द, किसके बराबर है ये? 1 मोल के बराबर है। यानी कि ये CO2 के कितने मोल्स हैं? 1 मोल। और 1 मोल का मतलब है कि CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बाद में मोलेरिटी की। एंड मोलेरिटी क्या है? इट इज द कंसंट्रेशन टर्म, मोलेरिटी, ठीक है। मोलेरिटी क्या है? ये कंसंट्रेशन टर्म है, और कंसंट्रेशन से मतलब आप समझते हो क्या होता है, नहीं समझते तो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म है, इट मीन्स मान लीजिए मैंने इसमें ये वाटर लिया है मैंने, ठीक है, और वाटर में मैंने NaCl डाला है। क्या डाला है मैंने वाटर में? NaCl। और NaCl के कितने ग्राम डाले हैं मैंने? इतने ग्राम NaCl के डाले हैं, ठीक है। तो अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? अगर मैं बात करूं कि इसकी कंसंट्रेशन, देखिए कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, है ना। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट में किसी सोल्यूट का कितना अमाउंट घुला हुआ है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब कंसंट्रेशन को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होती है, तो उनमें से एक यूनिट है मोलेरिटी, है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम इसकी कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने पानी ले लिया 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर में इतने ग्राम NaCl घुला हुआ है, तो इसकी कंसंट्रेशन अगर ग्राम पर लीटर में बोलते हैं हम, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, तो कितनी हो जाएगी? 58.5 पर लीटर। इतनी हो जाएगी ना, 58.5 ग्राम पर लीटर, क्योंकि 1 लीटर में इतने ग्राम NaCl है। तो ये जो बोली जाती है ग्राम पर लीटर में, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेंथ। इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ जो क्या है? एक कंसंट्रेशन टर्म है। अब इसी कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर में कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोलेरिटी। और मोलेरिटी को M से डिक्टेट करते हैं, कैपिटल M से डिक्टेट करते हैं। एंड इट इज़ द अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट इन मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर। समझ गए होंगे। तो मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मोलरिटी। इस तरीके से अब मान लीजिए इसी को ही मुझे मोल पर लीटर में कैलकुलेट करना है, इसी कंसंट्रेशन को जो हमें ग्राम पर लीटर में दे रखी है उसे अगर हमें मोल पर लीटर में कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राम है, ठीक है, ग्राम को हम मोल्स में बदल सकते हैं। तो NaCl के कितने ग्राम गिवन है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है। मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन मास, NaCl की कितना मास दे रखा है अपन को 58.5, ठीक है, और NaCl का मोलर मास कितना होगा हमें कैलकुलेट करना होगा, Na का कितना होता है 23, एटॉमिक मास कितना होता है 23 ग्राम, प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 ग्राम, ठीक है, टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा 58.5, ये हो गया NaCl का मोलर मास। अब नीचे हम मोलर मास रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 मोल, यानी कि 1 लीटर में NaCl के कितने मोल्स घुले हुए हैं, 1 मोल घुले हुए हैं। तो अगर हम यहाँ से मोल पर लीटर की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1 आ गया, तो 1 मोल पर लीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा अगर हम इसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। तो मोल पर लीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, मोल्स को कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें ग्राम में वैल्यू दे रखी हो तो मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मास जो दे रखा होता है वो ऊपर रख लेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में मोल्स आ जाएंगे। अब उन मोल्स को कितने लीटर में घोला गया, अगर हमें ml में वैल्यू दे रखी है, मिलीलीटर में वॉल्यूम दे रखा है, तो हम उसे लीटर में चेंज कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलिलिटी, ठीक है, जिसकी बात हम करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।